आज का पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में है। जैसा कि हमने 11 अक्टूबर को डिस्कस किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ मनी जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आती है। मैंने 11 अक्टूबर को आपको एक एक डिटेल बताई थी ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो इसे हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, मगर बेसिक्स चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। क्या हुआ है, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल कर आई है, उसमें बताया गया है कि 55% अप्रॉक्स 55% जो पैसा है, जो मतलब पॉलिटिकल फंडिंग है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आती है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट कह रहा हूँ, यूपीएससी पूछती है कि बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू 50% से कम पैसा आता है, बाकी पैसा कॉरपोरेट सेक्टर और अदर सोर्सेज से आता है। आपका आंसर वहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि 55% पैसा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आता है, 28% जो मनी है वो कॉरपोरेट सेक्टर से आती है, और 16% जो पैसा है वो अदर सोर्सेज से आता है। तो ये बेसिक डिटेल हैं जो हम थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, ये 2017 में आया था एज आ फाइनेंशियल बिल। ठीक है, फाइनेंशियल बिल की तरह 2017 में आया और 2018 से इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, ये इशू किया जाता है एसबीआई के द्वारा। देखो, जब किसी स्टेट में या फिर अपनी कंट्री में जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो उससे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? एक कन्वेंशन होता है पार्टीज़ के बीच में कि इस तारीख के बाद हम कोई भी ऐसे काम नहीं करेंगे जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है जो उसका वायोलेशन करें, तो उसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो 15 दिन पहले क्या होता है, एसबीआई क्या करती है, 1000 के नोट, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ के लिए कहती है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। और ये आप इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे खरीद सकते हैं? चेक के थ्रू खरीद सकते हैं, कैश के थ्रू खरीद सकते हैं। ठीक है, जो भी एसबीआई की गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें मैंने आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो है वो यूपीएससी ज़रूर पूछ सकती है, कुछ पूछे ना पूछे। पहला क्या होता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मनी आई होती है उसको 15 दिन के अंदर निकालना होता है हमें। 15 डेज़ के अंदर, जो वैलिड डेज़ हैं वो 15 डेज़ होते हैं, उसके अंदर निकालना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, पहले जो था कोई भी एंटिटी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट की गई है, मतलब मान लो कोई एंटिटी है, कोई कंपनी है जो इंडिया में की गई है, तो पहले क्या होता था, वो 3 साल का हम बेनिफिट देखते थे उसका, कि वो 3 साल में कितना नेट उसने पैसा कमाया है। मगर अब क्या हो गया है, वो लिमिट हटा दी गई है और अब जो है वो आप कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितना भी डोनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले क्या लिमिट थी, आपका नेट प्रॉफिट 3 साल के अंदर 7.5 समथिंग होना चाहिए, 7.5%, तब आप इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दे सकते हो, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे सकते हो। मगर ये लिमिट हटा दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। आप कितना भी प्रॉफिट हुआ हो, आप पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, सेल कंपनी, देखो सेल कंपनी क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये कोई मेन कंपनी है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ सर्विसेज हो रही, मगर ये सेल कंपनी इन्होंने यहाँ बना ली। सेल कंपनी में कुछ नहीं हो रहा है, बस कागज़ बनाए जा रहे हैं कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, ये है वो है, मगर ऐसा वहाँ कुछ होता नहीं है। सेल का मतलब खोखली कंपनी। अब यहाँ से जो ब्लैक मनी आई वो यहाँ पर डाल दी गई और इस ब्लैक मनी को एज आ पॉलिटिकल फंडिंग दे दी गई। ठीक है, तो इससे क्या होता है, करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस करप्शन के चांसेस को कम करने के लिए अक्सर गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाती है, मगर कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा करप्ट प्रैक्टिस निकल कर आती हैं। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको पता होना चाहिए, कोई भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर रजिस्टर्ड है,
और उसको वोट 1% से कम नहीं मिले हैं, मतलब 1% से ज़्यादा वोट मिले हैं लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, वही जो है आपको फंडिंग देगी, मतलब उसको ही फंडिंग मिल सकती है। ठीक है, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बेसिक थे। अगर आपको नोट्स नहीं मिले हैं तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इसके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, निठारी किलिंग। देखो 2006 की ये घटना है, निठारी किलिंग केस बहुत इंटरेस्टिंग केस था। क्या हुआ था इसमें कि ये क्या करता था, बहुत हीनस क्राइम इसके द्वारा किए जाते थे। ये दो लोग थे, इसका ओनर और इसके सर्वेंट, ये दोनों मिलकर क्या करते थे, बच्चियों को किडनैप करते थे और किडनैप करने के बाद इन्हें रेप करके नाले में डाल देते थे। बहुत सारी हड्डियाँ, बहुत सारे स्कूल बैग बरामद हुए। ये पकड़े कैसे गए, ये इंपॉर्टेंट है। पकड़े ऐसे गए, क्या हुआ, एक रिक्शे वाला एक बच्ची को छोड़ने आया इनकी कोठी पर, तो बच्ची बोली मैं अंदर से आपको पैसे ला कर देती हूँ। वो जैसे ही अंदर गई वो रिटर्न नहीं आई। जब वो रिटर्न नहीं आई उसके बाद क्या हुआ कि रिक्शे वाले ने कुंडा उंडा खटखटाया कि लड़की पैसे लेने गई है, अभी तक नहीं आई। मगर वहाँ का नौकर बोला कि वो यहाँ से चली गई है, मगर रिक्शे वाले को यकीन नहीं हुआ। रिक्शे वाला उसके घर पहुँचा लड़की के, जब लड़की घर पहुँचा तो उसने बताया उसे, तब ये निठारी केस उजागर हुआ और इसमें पता चला कि कैसे ये लोग इन्वॉल्व थे। मगर इसमें एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इमर्ज होकर आ रही है, जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं वो उनके केसेस में लगभग बरी हो गए हैं, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल पाया, ये सब रीज़न। ठीक है, तो हमने ये न्यूज़ देखी। अब पहले हम पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो पॉलिटी का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछती है। कह रहा है आपको बताना है कि व्हाट डिफरेंशिएट ए नेशन स्टेट फ्रॉम ए स्टेट, मतलब आपको नेशन स्टेट और स्टेट में डिफरेंस बताना है कि कौन सा सही है। देखो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन, स्टेट इज अ ओनली वर्ड यूज़ हुआ, एक्सेप्शनल वर्ड है ये, आपको ज़रूर पता हो। लीगल एंड पॉलिटिकल एंटिटी, वाइल नेशन स्टेट इज़ अ लीगल एंड पॉलिटिकल एंटिटी एज वेल एज कल्चरल एंड सोशल एंटिटी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ए नेशन स्टेट डज नॉट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक अ स्टेट। ठीक है, मतलब कह रहा है नेशन स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, जबकि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन होता है। स्टेट इज़ अ मिक्स ऑफ सेवरल इथनिसिटी कम्युनिटीज़ लाइक अ नेशन स्टेट। ठीक है, ए नेशन स्टेट डज नॉट हैव अ सेंट्रलाइज अथॉरिटी एज अ स्टेट, मतलब कह रहे हैं नेशन स्टेट में सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होती है, जबकि स्टेट में होती है। देखो पहला ऑप्शन आप देखो, कह रहा है स्टेट इज़ अ ओनली लीगल एंड पॉलिटिकल एंटिटी, बिल्कुल सही है। नेशन स्टेट इज़ अ लीगल एंड पॉलिटिकल एंटिटी एज वेल एज कल्चरल सोसाइटी। देखो क्या होता है, जो स्टेट होता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, एक बाउंड्री सेट होती है, नंबर ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, एक गवर्नमेंट होती है, ये स्टेट की डेफिनीशन होती है। मतलब कोई भी इमोशनल चीज़ अटैच नहीं होती है स्टेट की डेफिनीशन में। जबकि क्या होगा, आपकी नेशन की चीज़ में इमोशनल चीज़ अटैच होगी। इमोशनल चीज़ क्या होगी कि लैंग्वेज के आधार पर लोग कलेक्ट होते होंगे। ठीक है, लैंग्वेज एक क्राइटेरिया हो गया, कल्चर एक क्राइटेरिया हो गया है, रिलीजियन भी हो सकता है, रिलीजियन के आधार पर भी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये नेशन और स्टेट की डेफिनीशन में ये डिफरेंस है। मतलब आप नेशन में देखेंगे तो इमोशनल एलिमेंट अटैच होते हैं, जबकि आप स्टेट में देखेंगे कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। आप देख लो, आप ये एक्सप्लेनेशन देख लो इसका। क्या कह रहा है, नेशन जो है वो सोशल कल्चरल एंट्री होती है, वही बात आ गई, इमोशनल एलिमेंट होते हैं, लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज के अलावा उसमें क्या होता है, कल्चर होता है, और कभी कभी इमोशनल फीलिंग्स अटैच होती हैं। जबकि देखो कल्चरली और लिंग्विस्टिकली रिच होता है। जबकि स्टेट क्या होता है, लीगल एंड पॉलिटिकल एंटिटी होती है, एक परमानेंट पॉपुलेशन होती है, डेफिनेट टेरिटरी होती है, गवर्नमेंट होती है, और दूसरे स्टेट से संबंध बनाने की एक कैपेसिटी होती है। तो ये स्टेट और नेशन की अलग अलग डेफिनेशन है। अगर ये दोनों हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, नेशन स्टेट हो जाएगा। देखो यूएसएसआर नेशन स्टेट था, क्यों कहा है नहीं यूएसएसआर को नेशन स्टेट, क्योंकि यूएसएसआर में बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इथनिकली कनेक्टेड थी। आप देखोगे अजरबैजान वाला रीजन और आर्मेनिया वाला कभी यूएसएसआर का पार्ट था,
मगर अब ये इथनिकली लड़ रहे हैं, क्योंकि जो काराबाख रीजन है वहाँ पर अजरबैजान जैसे लोग रहते हैं, मतलब जैसे लोग का मतलब है कि उनकी इथनिसिटी एक से है। इथनिसिटी का मतलब है कि लैंग्वेज एक है, मे बी लैंग्वेज एक हो सकती है, कल्चर एक हो सकता है, रिलीजन भी उसमें एक पार्ट हो सकता है कि एक हो, ठीक है। तो इस तरह से ये नेशन स्टेट की डेफिनेशन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी के द्वारा ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 8th शेड्यूल से रिलेटेड है। हमारा 8th शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है ये बारे में बताएगा। देखो 8th शेड्यूल आपको पता होगा, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज आती हैं, ठीक है। और ये लैंग्वेज, इसमें क्लासिकल लैंग्वेज भी होती हैं और नॉन क्लासिकल भी होती हैं, ठीक है। क्लासिकल और नॉन क्लासिकल दोनों होती हैं। पहला पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली क्लासिकल लैंग्वेज, गलत है। क्लासिकल ओनली नहीं होती हैं, इसमें मैंने बताया अदर लैंग्वेज भी होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज ट्राइबल लैंग्वेज, ये भी गलत है, तो इसमें डी हो गया। देखो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लो क्या कह रहा है। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज आती हैं, जिसमें ट्राइबल लैंग्वेज बोडो और संथली भी है, और क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, उड़िया एंड मलयालम। ये क्लासिकल लैंग्वेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 2004 में स्टार्ट की थी। क्लासिकल लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा मतलब एक ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव होता है हम इन्हें प्रिजर्व करना चाहते हैं, जितना अच्छे से इन्हें प्रिजर्व कर लेंगे ताकि हम एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में जान सकें और हमारी लैंग्वेज की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमें पता हो सके। तो क्लासिकल लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देख लो कि ये 2004 में कॉन्सेप्ट आया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसके लिए गाइडलाइन बनाई। कुछ गाइडलाइन बहुत हार्ड हैं, लैंग्वेज जो है 1500 साल से भी पुरानी होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए, लिमिटेड एरिया में होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। क्लासिकल लैंग्वेज जो होती है, इसको अगर कोई भी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाता है तो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि उसके लिए एक रिसर्च विंग बनाई जाती है और उसको अवार्ड दिया जाता है, ईयरली बेसिस पर मनी दी जाती है रिसर्च के लिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई आज के बारे में, आज के क्वेश्चंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। दूसरा आर्टिकल जो है हम डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958। क्या हुआ है, जो पैनल है उसने कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो 100 यार्ड, जो 100 मीटर, मतलब देखो ये मोनूमेंट साइट है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मोनूमेंट साइट है, हम हुमायूं टॉम्ब मान लेते हैं। अब क्या है, 2010 में जो अमेंड हुआ एक्ट AMASR एक्ट 1958, देखो एंशिएंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 को 2010 में अमेंड किया गया और उस अमेंडमेंट में कुछ एरिया को प्रोहिबिट कर दिया और रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ये मान लो हुमायूं टॉम्ब है, इस हुमायूं टॉम्ब के 100 मीटर के अंदर आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो ये प्रोहिबिटेड है, इसी को हम प्रोहिबिटेड एरिया कहते हैं, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड एरिया। और इसके 200 से 300 मीटर के अंदर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो ये कहलाता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ पर आपको परमिशन लेना पड़ेगी। तो ये जो 100 मीटर के अंदर एरिया, आप अगर यहाँ पर कुछ भी रिन्यूवेशन कराना है प्रोहिबिटेड, मतलब आप कुछ भी रिनोवेशन करा ही नहीं सकते। तो इससे क्या होता है, ये लोकल पॉपुलेशन क्या होती है, जो एंशिएंट मोनूमेंट है इसको नुकसान पहुंचाने लगती है। तो इसको जब नुकसान पहुंचाएगी तो इससे क्या होगा, हमारी इंटरनेशनल जो गाइडलाइन है उनका उल्लंघन होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो गाइडलाइन है उसको ईजी करिए ताकि जो लोग हैं वो इस साइट्स को नुकसान ना पहुंचाएं। देखो वही बात बताई गई है। क्या बताया गया है कि प्रोहिबिटेड एरिया 100 मीटर तक होता है, नो कंस्ट्रक्शन और पब्लिक प्राइवेट कुछ कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होता है। 200 मीटर एरिया मतलब 100 से लेकर 300 तक मीटर का एरिया परमिशन रिक्वायर होती है। वही चीज़ बताई गई है कि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को नुकसान झेलना पड़ता है और इस नुकसान से क्या होता है कि हमारे एंशिएंट जो मोनूमेंट हैं जो हमने इतने प्रिजर्व करके रखे हैं उसका नुकसान होता है, टूरिज्म का भी नुकसान होता है।
कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाया गया था 1861 में बाई अलेक्जेंडर कनिंघम। बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आपसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा कि आप बताइए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज़ादी से पहले बनाया गया है, तो आप कहेंगे हाँ आज़ादी से पहले बनाया गया है और अलेक्जेंडर कनिंघम इसके हेड थे। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये देखो इसके द्वारा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा रिसर्च भी की जाती है। कभी कभी हमें लोगों को ये दिक्कत होती है, हम समझ नहीं पाते हैं कि ऑप्शन आ जाता है कि आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो रिसर्च करती है और प्रोटेक्शन करती है कल्चरल हेरिटेज साइट्स का। आप कहेंगे रिसर्च तो यार हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों को गौर देना होता है। अब ये रेगुलेट करती है एंशिएंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1858 को, और अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, और रेगुलेट आल्सो किया जाता है इसे एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रीजर एक्ट 1972 को। ठीक है, तो ये चीज़ ये आर्टिकल हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। देखो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जैसे बिम्स्टेक का जो आज आप नाम देख रहे हैं, पहले ये नाम नहीं था। पहले नाम था वेस्ट ईसी, मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका ये नाम था जब ये 1997 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनाया गया। आप इसे इजीली नोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एवर पहली बार जो है फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है बिम्स्टेक की, जो बैंकॉक थाईलैंड में हो रही है। मैंने बताया ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। इसे स्टेबलाइज 1997 में किया गया था, जब इसका नाम बिस्ट ईसी था। बिस्ट ईसी क्या है? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। उसके बाद 2004 में क्या हुआ, नेपाल और भूटान आ गया इसमें, तो इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया गया। म्यांमार 1997 में पहले आ चुका था। यही चीज़ इसमें बताई गई।